हे एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। आशा करते हैं आज सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे मन लगाकर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं बिल के बारे में, विधेयक के बारे में। तो जो हमारी इम्पोर्टेंट बिल हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम दो प्रकार के बिल को पढ़ेंगे, एक होता है मनी बिल और एक होता है फाइनेंस बिल। इनके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमसे पूछी जाती हैं, इनके बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। कौन से हाउस में ये जो बिल होते हैं इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्या आर्टिकल है इनका, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमारे पेपर में बहुत आती हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं बिल की। तो देखिए बिल क्या होता है। बिल को आप कुछ इस तरीके से समझिएगा कि ये कुछ एक तरीके का एक टॉपिक होता है डिस्कशन का, है ना। कोई एक टॉपिक है जिस पे डिस्कशन होगा, और डिस्कशन कहाँ पे होता है, तो डिस्कशन लोकसभा में होगा और राज्यसभा में होगा। एक टॉपिक है जिस पर क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा में डिस्कशन होगा। और अगर लोकसभा और राज्यसभा क्या करते हैं, दोनों उस बिल पर, उस टॉपिक पर, सॉरी उस बिल पर नहीं, उस टॉपिक पर अगर वो क्या हो जाती हैं, सहमत हो जाती हैं, तो वो क्या कर देंगे, अपनी साइन कर देंगे। और साइन करने के बाद ये जो टॉपिक है, मतलब ये इसी टॉपिक को बिल कहा गया है। तो ये जो टॉपिक है, ये जो बिल है, ये कहाँ पे जाएगा, ये प्रेसिडेंट साहब के पास में जाएगा। और जब प्रेसिडेंट साहब जो है इस पर साइन करेंगे तो ये जो है एक एक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक एक्ट बन जाएगा। तो एक बिल जो है वो इस तरीके से एक्ट बनता है। पहले बिल कहाँ जाता है, लोकसभा या राज्यसभा में जाता है। बिल में कोई भी टॉपिक हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद जब यहाँ पे सहमति मिल जाती है, इन पे साइन कर दिए जाते हैं, तो ये प्रेसिडेंट साहब के पास जाता है। जब इस पे प्रेसिडेंट साइन कर देते हैं तो ये एक एक्ट बन जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से बिल जो है वो एक्ट बनता है। आज हम डिस्कस करेंगे दो प्रकार के बिल। एक होता है हमारा मनी बिल और एक होता है फाइनेंस बिल। मनी बिल जिसको धन विधेयक के नाम से जानते हैं, जिसको धन विधेयक कहते हैं, और फाइनेंस बिल जिसको वित्त विधेयक कहा जाता है। ओके, एक एक करके डिस्कस करेंगे। और दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो है आपको जानने को मिलेंगी यहाँ पे। एंड यहाँ से सबसे ज़रूरी है कि आपके क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है। तो डेफिनेशन तो नहीं पूछी जाती है कि मनी बिल क्या है, बट वहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। कैसे आते हैं, तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि मनी बिल कौन से आर्टिकल में दिया गया है। तो आर्टिकल 110 बात करता है मनी बिल के बारे में। ठीक है ना। तो एक ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मनी विल क्या होता है, तो मनी विल एज वन कंटेनिंग प्रोविजन डीलिंग विद टैक्स, मतलब कि ऐसा बिल जो कि किससे डील करता है, टैक्स से डील करता है। रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग, मतलब कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, जो भी पैसा को बोरो करती है, उधार लेती है, तो वो सारी चीज़ें जो है मनी बिल में आती है। एंड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो भी मनी को क्या किया जाता है, एक्सपेंडिचर का मतलब जहाँ से खर्चा वगैरह होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक मनी बिल के अंडर में आती हैं। जैसे कि अगर हम मान के चलते हैं कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, कोई सरकारी ऑफिस है, और वहाँ पे अगर पंखे लगने हैं, क्या लगने हैं, पंखे लगने हैं, तो उसके लिए भी क्या किया जाएगा, लोकसभा में एक बिल पास किया जाएगा, उस पर साइन होंगे, और उसके बाद जो है वो एक एक्ट बनेगा, उसके बाद वो अपना काम करेगा एंड पंखे उसके बाद लगेंगे। ठीक है। तो कोई भी काम होना होता है तो वो लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर के जाता है। तो उसके अंडर क्या है, अगर पंखे लगने हैं भाई तो वहां पे पैसा चाहिए होगा, तो इसीलिए इसको कहा गया है मनी बिल। ठीक है। और इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, तो समझेंगे कि मनी बिल आर कंसर्न्ड विद द फाइनेंशियल मैटर। ये किस पे काम करता है, फाइनेंशियल मैटर। कौन से मैटर, फाइनेंशियल मैटर, जैसे कि टैक्सेशन, टैक्स की बात करता है यहाँ पे, और पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, पब्लिक में कितना खर्चा हुआ, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं या फिर गवर्नमेंट की जो भी जो स्कीम वगैरह आती हैं, तो वहाँ पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ, क्या खर्चा हुआ, तो वो सारी चीज़ें जो है मनी बिल के अंदर आती हैं। और मनी बिल जो है इसके बारे में बात करता है। ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपकी परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपकी नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं पॉइंट 2 भी रिमेंबर, क्या क्या हमें पॉइंट हैं जो कि ध्यान में रखने हैं। ठीक है। तो पहला जो पॉइंट आता है, अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। तो ये ध्यान में रखना है कि मनी बिल जो है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, राज्यसभा में नहीं आएगा। एंड ओनली विद द प्रेसिडेंट अप्रूवल, तो प्रेसिडेंट के अप्रूवल की ज़रूरत होती है, उसके बाद इसको लोकसभा में लाया जाता है। ठीक है। तो पहले प्रेसिडेंट के अप्रूवल चाहिए, उसके बाद लोकसभा में लाया जाएगा।
दूसरा पॉइंट कहता है कि इट सिंपली रिक्वायर अ सिंपल मेजॉरिटी, तो मनी बिल को सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दिया जाता है। अब आप कहेंगे सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है, तो हम नेक्स्ट इसके बाद के वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम बात करेंगे सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है। तो अभी ध्यान रखिएगा कि मनी बिल को पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। एंड द स्पीकर मस्ट सर्टिफाई इट मनी बिल बिफोर इट ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा। ठीक है, तो जो लोकसभा स्पीकर होते हैं ये सर्टिफाइड करते हैं, यही बताएंगे कि कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा बिल मनी बिल नहीं है। ठीक है ना, तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कौन है जो बताते हैं कोई बिल मनी बिल है या फिर नहीं है, तो वो बताते हैं लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, उसके बाद ये बिल जो है वो राज्यसभा में चला जाता है। जब ये बिल राज्यसभा में चला जाता है फिर क्या होता है, तो ये पॉइंट आता है कि राज्यसभा डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू अमेंड और रिजेक्ट द बिल। ठीक है, राज्यसभा जो होती है इसके पास अथॉरिटी नहीं होती है, इसके पास कोई भी अधिकार नहीं होते हैं कि ये मनी बिल को कोई उसमें अमेंडमेंट करे या फिर उसको रिजेक्ट करे उस बिल को। ऑल थ्रू इट मेक अ सजेशन फॉर चेंजेस, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा इतना कर सकती है कि उसके लिए सजेशन दे सकती है कि हाँ भाई ये जो चेंजेस हुए हैं ये थोड़ा और अच्छे से हो जाए तो चीज़ें और अच्छी हो सकती हैं। ठीक है, रिजेक्ट नहीं कर सकती बिल को, उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकती है, बस क्या कर सकती है चेंजेस के लिए जो है वो सजेशन दे सकती है। कौन? राज्यसभा। नेक्स्ट आता है द बिल इज प्रिज्यूम्ड टू हैव पास्ड बाय राज्यसभा इफ इट नॉट पास्ड बाय राज्यसभा विद इन द 14 डे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जब राज्यसभा में ये बिल जाएगा, जो मनी बिल है वो कहाँ पे जाएगा, पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, फिर जाएगा राज्यसभा में। तो राज्यसभा जो है सिर्फ और सिर्फ उसको 14 दिन के लिए 14 डेज के लिए रोक सकती है, और उसके बाद अगर इसमें कोई भी चेंजेस तो नहीं करने, सिर्फ सजेशन देना होता है। उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, अगर ये पास नहीं करती है तो ये 14 दिन के बाद खुद ब खुद जो है वो पास माना जाएगा। ठीक है, अगला आता है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कम टू अ डेडलॉक, और इस मनी बिल में जो है वो डेडलॉक की कंडीशन नहीं आती है। डेडलॉक कब होता है, जब राज्यसभा और लोकसभा जो है वो एक दूसरे से क्या करती है, मतलब उनके बीच में कोई ऐसी चीज़ें हो जाती है कि सहमति नहीं होती है दोनों की, उस कंडीशन में डेडलॉक की कंडीशन बनती है। पर जब राज्यसभा की बात ही नहीं मानी जाएगी तो पूरा काम कौन करेगा, लोकसभा करेगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन होती है वो डेडलॉक की कंडीशन नहीं बनती है। अगली चीज आती है कि प्रेसिडेंट जो है वो मनी बिल को क्या कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं या फिर पारित कर सकते हैं। दो ही काम कर सकते हैं, या तो उसको मना कर दें या फिर उसको पारित कर दें, परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं इसको भेज सकते। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, कंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते, पुनर्विचार के लिए मनी बिल को नहीं भेजा जाता। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखने हैं। अगला आता है हमारा फाइनेंस बिल। ठीक है, तो फाइनेंस बिल कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो ये दिया गया है 117, मतलब 117 आर्टिकल जो है वो बात करता है फाइनेंस बिल के बारे में। अब देखिए, सभी फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं होते, परंतु सभी मनी बिल जो है वो फाइनेंस बिल हो सकते हैं। ठीक है, पर हमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो फाइनेंस बिल को एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं और पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं। जबकि मनी बिल में हमने बात की थी कि वो एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं, पर पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। और फाइनेंस बिल में क्या हो जाएगा कि वो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, कंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, है ना। अगला पॉइंट आता है कि फाइनेंस बिल केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो इसको भी मात्र लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा जो है वो इसको कितने दिन तक रोक के अपने पास रख सकता है, तो इसमें होता है 75 डेज। कितना हो जाएगा, 75 डेज के लिए, 75 दिन के लिए राज्यसभा इस बिल को रोक के रख सकता है। नेक्स्ट आता है कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकते हैं, फाइनेंस बिल के केस में जॉइंट सेशन भी बुला सकते हैं, जॉइंट सिटिंग को भी बुला सकते हैं। जबकि हमने वहाँ पे देखा था जो हमारा मनी बिल था वहाँ पे जॉइंट सेशन की बात नहीं की गई थी। ठीक है, सो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। अब हम नेक्स्ट में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जहाँ पे हम सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी की बात करेंगे। तो आई होप आप सबको पसंद आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।